नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, यहाँ पर हमारा रिवीजन सीरीज चल रही है और यूपी PCS का जो एग्ज़ाम है 14 मई को। आई होप आप उन सब की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और उसी के लिए यहाँ पर ये रिवीजन सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इस सीरीज के कंटिन्यूशन में आज फिर से हमारी 20th सेट हम इस क्लास में यहाँ पर लगा रहे हैं। बिना किसी टाइम को वेस्ट करे सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई, which of the following may lead to the movement along the demand curve in the commodity। आप जानते हैं कि भाई डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व अगर आपने पढ़ा होगा कभी इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो इकोनॉमी की शुरुआत में हम पढ़ते हैं सिंपल डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व डी से डाउनवर्ड, ठीक है, डी से डाउनवर्ड, तो डिमांड कर्व चलता है डाउनवर्ड। यहाँ पर होते हैं किसी भी चीज का प्राइस और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और ये होता है सप्लाई कर्व। यहाँ पर क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाइड और इधर होता है प्राइस। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड पहले यहां पर थी, इस पर्टिकुलर प्राइस पर प्राइस ज्यादा है, तो यानी कि अब यहां पर डिमांड क्या है, डिमांड इससे ज्यादा। अगर आप ऐसे देखेंगे, मान लीजिए ये है Q1, ये है Q2, ठीक है, ये है P1 और ये है P2। प्राइस कौन सा ज्यादा है, P2। यहां पर क्वांटिटी आप देखेंगे कम हो गई है, जो क्वांटिटी की डिमांड थी वो कम हो गई है। जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी की डिमांड ज्यादा है। ये जो मूवमेंट है, ठीक है, अब देखेंगे अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड यहां पर आ जाएगी। ये जो मूवमेंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड पहले Q1 थी, Q2 थी, फिर Q3 हुई। ये Q1 Q2 Q3 जो है प्राइस के साथ साथ कम होती जा रही है क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मूवमेंट है अलोंग द कर्व हो रही है। देखिए कर्व के ऊपर ही मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहां पर कैसे होगा, जैसे प्राइस में चेंज हो रहा है तो मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है। सही आंसर ये है। अब पूछता है कि ये बाकी जो फैक्टर्स हैं ये कैसे काम आते हैं भाई। अगर मान लीजिए यहां पर क्वांटिटी है, यहां पर प्राइस है, ये है डिमांड कर्व। मान लीजिए आप किसी P1 प्राइस पर आप क्या कर रहे थे, Q1 क्वांटिटी किसी चीज की डिमांड कर रहे थे। मतलब किसी चीज का प्राइस अगर P1 है तो आप उस प्राइस पर इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की आपकी डिमांड थी कि भाई मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी अगर इनकम बढ़ गई तो उससे क्या होगा, सेम प्राइस पर अब आप ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। सेम प्राइस पर आप ज्यादा क्वांटिटी आप डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम प्राइस पर आप देखेंगे ज्यादा क्वांटिटी की जब डिमांड होती है तो उसे बोलते हैं शिफ्ट अलोंग दी डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व में ही शिफ्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आपकी क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इनकम में आपकी बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। इनकम में बढ़ोतरी हो गई है तो अब आप क्या करेंगे, आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बाकी फैक्टर क्या करते हैं, डिमांड कर्व में ही शिफ्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द चूजन एक्टिविटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यानी कि अगर आप किसी चीज को, किसी A1 चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई B1 चीज छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लें या फिर ड्रॉप करें, दोनों क्या है, दो में से कोई एक चीज ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि कॉलेज में अगर जाएंगे तो ड्रॉप करने का जो इंसेंटिव है, ड्रॉप करने की जो कॉस्ट है, जो बेनिफिट है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ड्रॉप करने का बेनिफिट ये है कि हो सकता है अगली बार आपकी एग्जाम में अच्छी रैंक आ जाए। तो ये क्या है, आपको वो जो ऑप्शन है वो गिव अप करना पड़ेगा। यानी कि जब आप किसी एक चीज के लिए दूसरी चीज को गिव अप करते हैं और उसकी जो कॉस्ट होती है उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि किसी एक चीज को छोड़कर जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसकी जो कॉस्ट होती है उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। यानी कि अपने दिमाग में रखेंगे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इस तरह की बात आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और डिमांड कर्व में अगर आप, आई होप आपको समझ आया होगा, यानी क्या इसका मतलब है कि भाई प्राइस अभी भी उतना है लेकिन सेम प्राइस पर अब आप इतनी क्वांटिटी डिमांड नहीं कर रहे, इससे ज्यादा अब आप सेम चीज पर खरीद रहे हो। मान लीजिए कि भाई 10 रुपए का आप चिप्स का पैकेट पहले खा रहे थे, ठीक है। अब प्राइस चीज का 10 रुपए ही है लेकिन अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो अब एक पैकेट की जगह आप 2 पैकेट खाने की आपकी क्षमता हो गई है। तो सेम प्राइस पर आपकी डिमांड पहले एक पैकेट थी, अब सेम प्राइस पर आपकी डिमांड कितनी हो गई है, 2
पैकेट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। यानी कि सेम प्राइस पर आपकी डिमांड बढ़ जाती है। पहले आप 10 रुपये का पैकेट खाने की आपकी क्षमता थी, लेकिन अब आपकी इनकम बढ़ गई तो अब आप 4 पैकेट भी खा सकते हैं। तो प्राइस चिप्स का 10 रुपये ही है, लेकिन अब आपकी डिमांड एक पैकेट से बढ़कर 4 पैकेट हो गई है। चलिए, फॉर विच ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है कि भाई उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। और अगर आपको पता हो तो 2022 में 107 जो थी इंडिया की रैंक थी आउट ऑफ 121 कंट्री ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और इसको 2 एनजीओज जो हैं वो इसको जारी करती हैं हर साल इस इंडेक्स को, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ लाइफ हंगर। ये 2 एनजीओ पहले इसके अंदर एक और एनजीओ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर वो नहीं दिखती है, ठीक है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ लाइफ हंगर आपको 2 एनजीओज मिलेंगी जो इसको रिलीज करती है, जारी करती हैं। इसके कंपोनेंट्स आपको क्या देखने को मिलेंगे? इसके कंपोनेंट्स देखते हैं तो आपको अंडर नरिशमेंट दिखेगा, यानी कि फूड सप्लाई में ही शॉर्टेज है। अंडर 5 मोर्टेलिटी, 5 से कम साल की उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है। साथ ही में वेस्टिंग और स्टंटिंग मतलब आपकी किसी खास उम्र में हाइट कितनी कम है, और वेस्टिंग का मतलब है आपके वजन, आपकी उम्र के हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना है, उसको कहते हैं वेस्टिंग, ठीक है। पर्टिकुलर हाइट के हिसाब से अगर आपका उतना वजन नहीं है, ठीक है, तो आप एक वेस्टेड चिल्ड्रन है, यानी कि वेस्टिंग आपके अंदर है, ठीक है। और स्टंटिंग का मतलब है पर्टिकुलर एज के हिसाब से आपकी उतनी हाइट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर चारों ही कंपोनेंट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर फाइनेंसिंग द पुअर। लोगों को सस्ती दरों पर लोन देने के लिए, ताकि वो कुछ अपना काम शुरू कर सकें, बनाए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कि एक ग्रुप होता है जो लोन लेता है, उससे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है और फिर बाद में लोन को रीपे करता है, साथ में अपना घर भी चलाता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। तो यहाँ पर 1992 के अंदर नाबार्ड के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है, बीएलपी प्रोग्राम नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था, जो कि किसके लिए था? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए था। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। तो नाबार्ड के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, ताकि उनको सस्ती दरों पर लोन प्रोवाइड कराए जा सके। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज आर यूज टू कुक फूड। भाई आपने पढ़ा होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। माइक्रोवेव ओवन में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होती है? माइक्रोवेव। ये क्या करती है? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, खाने में जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, इसका क्या करती है? इसकी स्पिन, इसको घुमा देती है, इसको लट्टू की तरह घुमा देती है। कहने का मतलब है, जब वाटर मॉलिक्यूल देखता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है और वाटर मॉलिक्यूल खाने में बैठा है, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो एनर्जी किस रूप में बढ़ती है? वाटर मॉलिक्यूल जो घूम रहा होता है धीरे धीरे, अब वो फास्ट घूमने लग जाता है, ठीक है, फास्ट घूमने लग जाता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब इस तरीके से होती है। और इसी वजह से, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है और वाटर मॉलिक्यूल खाने में है, तो खाना गर्म हो जाता है, क्योंकि खाना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव रेडिएशन। When a white light beam is made to fall on a, जब हम किसी प्रिज्म के ऊपर एक लाइट को डालते हैं, तो वो लाइट क्या करती है? 7 रंगों में टूट जाती है। किन 7 रंगों में? विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर में टूट जाती है। अगर देखें यहां पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? ठीक है, ये है वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब एक पूरी वेव। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? कौन सी रेडिएशन की? तो सबसे लंबी वेवलेंथ आपको मिलेगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड कलर की, ठीक है, रेड कलर की। और सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी मिलेगी? वायलेट कलर की। और जिस भी कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा लंबी होती है, उसका डेविएशन जो है, जो उसका एंगल है, मुड़ने का एंगल है, वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और जिस भी वेव की वेवलेंथ सबसे छोटी होगी, उसका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल सबसे ज्यादा डेविएट होगा, सबसे ज्यादा वो यहां पर आपको एंगल दिखेगा। तो अगर आप यहां पर देखते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर देखें, रेड कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है, एंगल आपको सबसे कम दिखेगा मुड़ने का, जबकि वायलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है? वायलेट कलर। और ये क्या है? प्रिज्म, ग्लास का प्रिज्म होता है। आप ग्लास का बना के उसमें वाटर भी भर सकते हैं, लेकिन लाइट को स्प्लिट वो करेगा, ठीक है, लाइट को तोड़ेगा जरूर। द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स while magnetic force is a non contact force, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन, दो सरफेस जब आपस में रगड़ खाते हैं, एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं, तभी खिसकते हैं, तभी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होती है। जबकि मैग्नेटिक फोर्स, अगर आपने देखा होगा, टर्म सुनी होगी, मैग्नेटिक लेविटेशन, ये टर्म आपने सुनी होगी, मैग्नेटिक लेविटेशन।
इस टर्म का मतलब क्या होता है कि भाई मैग्नेटिक लेविटेशन हो रहा है, एक सरफेस के ऊपर दूसरी मैग्नेट इस तरह से तैर रही है और बीच में क्या होता है, गैप होता है। चाइना की ट्रेन है कौन सी, मैगलेव, ठीक है। ये जो मैगलेव ट्रेन है ये इसी मैग्नेटिक लेविटेशन के कॉन्सेप्ट पर चलती है और इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है कि मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको गैप दिखेगा, ये मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर रिपेल करती हैं और फिर उसी के ऊपर ये मोशन में आती है और बहुत फास्ट मोशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज, फॉर्मूला नाम, कौन से केमिकल फॉर्मूला जो है हाइपोब्रोमस, इनमें से कौन सा केमिकल फॉर्मूला हाइपोब्रोमस एसिड को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें HOBr, ठीक है, HOBr यहाँ पर इसका सही जवाब है। हाइपोब्रोमस एसिड आपको दिखेगा HOBr। द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लास इन एक्सोस्फेयर, सॉरी गैसेज इन एक्सोस्फेयर, अर्थ में आप जानते हैं ये है अर्थ, यहाँ पे है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दिखेगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपको दिखेगा मीजोस्फेयर, फिर आपको दिखेगा क्या, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो एक्सोस्फेयर की अगर बात करें, एक्सोस्फेयर में गैसेस की कंपोजिशन क्या होगी, भाई वही गैसेस आपको सबसे ऊपर दिखेंगी जो कि सबसे हल्की होंगी। सबसे हल्की गैसेस सबसे ऊपर क्यों दिखेंगी, जो सबसे भारी होगी वो अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे की तरफ आ जाएंगी, लेकिन जो सबसे हल्की गैस होगी उनके ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशन का फोर्स सबसे कम लगेगा। और सबसे हल्की गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन और हीलियम। भाई इनका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, तो सबसे हल्की गैसेस हैं। एक्सोस्फेयर में सबसे ज्यादा हमें मिलती है हाइड्रोजन और हीलियम। Which one of the following is not used as a raw material in the manufacturing of glass? ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी ऐसी चीज है जो कि रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल नहीं होती है? तो आप यहां देख सकते हैं, सोडा का मतलब है कैल्शियम, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एल्यूमिना का मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बोरैक्स का फॉर्मूला आपको ये है जिसमें सोडियम और बोरोन का ये कंपाउंड होता है, जो कि बेसिकली ग्लास की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में बोरैक्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, ठीक है। एक अगर आपने साइंस पढ़ी होगी 12th और 11th क्लास के अंदर, तो मेरे ख्याल से आपने केमिस्ट्री में बोरैक्स बीड टेस्ट भी पढ़ा होगा, ठीक है, बीड, बोरैक्स बीड टेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ग्लास फॉर्मेशन होती है, आपको पता होगा। जिप्सम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर वाटर डाल देंगे तो जिप्सम बन जाता है। जिप्सम का इस्तेमाल नहीं होता है, जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर के 2 मॉलिक्यूल। इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज्ड इज, भाई कॉपर को रिफाइन करने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। और वो प्रोसेस कैसे होता है वो आप देख सकते हैं। एक तरफ यहां पर एनोड मिलेगी जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर कॉपर की रॉड होगी। यहां पर प्योर कॉपर की रॉड होगी, ठीक है। और सॉल्यूशन यहां पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर यहां पर आयन की फॉर्म में है। अब होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। ये कॉपर 2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे। कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके और यहां पर चिपकता जाएगा। तो यहां पर कॉपर चिपकता जाएगा और डिपॉजिट होता जाएगा। तो यहां पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और वो डिपॉजिट जो कॉपर होगा वो कैसा होगा, वो प्योर फॉर्म में होगा। यहां पे क्या है, इम्प्योर कॉपर है, तो यानी कि यहां पर भी कॉपर है। ये कॉपर क्या करेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहां से कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के सॉल्यूशन में जाएगा और कॉपर 2+ बनाएगा। ये कॉपर 2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर चिपकता जाएगा और प्योर कॉपर हमें मिलता जाएगा। सॉल्यूशन किस चीज का होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, लैक्टोज क्या है भाई, एक तरह की शुगर है और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस रट्टा मार लीजिए कि अगर लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि पानी बीच में से निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ देंगे, ठीक है, और यहां पर अलग अलग 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, गैलेक्टोज के और ग्लूकोज के। ऐसा ही एक और चीज हमने पढ़ी है, कभी सुनी है, कैसी, जो स्टार्च है, स्टार्च क्या होता है, चेन ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च को अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलता है, स्टार्च को तोड़ेंगे तो हमें ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्च के टूटने से हमें ग्लूकोज मिलता है, उसी तरह से लैक्टोज के टूटने से हमें गैलेक्टोज मिलता है।
Which of the following polymer is used in the manufacturing of bulletproof material? बुलेटप्रूफ जैकेट्स जो पहनी जाती हैं, बुलेटप्रूफ जैकेट जो पहनी जाती हैं, उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कभी डिस्कवरी, नैट जियो, हिस्ट्री टीवी 18 इन पे कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, कुछ देखा होगा, तो कभी ना कभी ये शब्द आता है। मैंने भी वही सुना था सबसे पहले बचपन में, केवलार शब्द। ठीक है, तो केवलार एक मटेरियल होता है, पॉलीमर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, और ये क्या करता है, हाई इंपल्स जो मटेरियल है उनको भी रोक लेता है। जैसे गोली क्या है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है एक पॉइंट पर, उनको भी रोकता है। तो केवलार में क्या यूज़ होता है, बुलेट प्रूफ मटीरियल में केवलार इस्तेमाल होता है। द स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्टडी ऑफ स्नेक्स को क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से नाम से ही आपको समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, स्टडी ऑफ स्नेक्स आपको मिलेगी, सर्पेंटोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ स्नेक। ऑर्थोनोलॉजी का ऑर्निथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, हर्पेटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जैसे कि जस्ट लाइक फ्रॉग्स। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग्स। और इच्थायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फिशेस। ठीक है, स्टडी ऑफ फिशेस का मतलब है इच्थायोलॉजी। ठीक है, चलिए, अमीबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? अमीबा क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप छठी सातवीं क्लास में होंगे, इस तरह का आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा जिसका एक न्यूक्लियस होता है और पूरी इस तरह की बॉडी उसकी होती है। तो अमीबा कौन से किंगडम में आता है? ठीक है, कौन से किंगडम में आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल हम पढ़ते हैं, जैसे कि किंगडम, इंसान किस में आता है? एनिमलिया, एनिमलिया किंगडम के अंदर इंसान आता है। उसी तरह से अमीबा कौन से किंगडम में आता है? तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर अमीबा आता है। और प्रोटिस्टा किंगडम क्या होता है? ये यूकैरियोटिक, मतलब एनिमल सेल जो होते हैं जिनमें, उनको यूकैरियोटिक कहते हैं। और एनिमल सेल से मिलता जुलता हुआ ये ऑर्गेनिज्म है, और ये प्रॉपरली ना तो प्लांट्स की कैटेगरी में आता है, ना ही ये एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ना ही फंगाई की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा किंगडम है, ये ना तो आपको प्लांट्स हैं ना ये एनिमल्स हैं, ये अलग ही एक प्रकार की कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड? अमीबा अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करता है? तो आपने 6th क्लास में मेरे ख्याल से सब ने ये डायग्राम अपने साइंस के एग्जाम के समय पर ज़रूर बनाया होगा, और इसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से अमीबा खाता है। ठीक है, अमीबा का आप देख सकते हैं किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा, फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है, अमीबा का फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ, और किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा। अमीबा कैसे खाना खाता है? अमीबा इस तरह का इरेगुलर शेप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, खाने को देखते ही अपनी बाहें फैला लेता है और वापस खाने को अपने अंदर ले लेता है। फिर यहाँ पर फूड वैक्यूल बना देता है जिसमें खाने को वो डाइजेस्ट करता है, बाद में वेस्ट बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फूड वैक्यूल के अंदर खाने को डाइजेस्ट करता है। द पुरुष सूत्र रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम ओरिजिनली फाउंड इन, भाई ऋग्वेद जो है उसका पहला और 10th मंडल जो है, ये लेटेस्ट है, बाद में जोड़ा गया। 10th मंडल के अंदर, यानी कि 10th वॉल्यूम के अंदर हमें पुरुष सूक्त मिलता है, और पुरुष सूक्त के अंदर वर्णन मिलता है किसका? वर्ण व्यवस्था का, वर्ण सिस्टम का यहाँ पर आपको मिलेगा। और ऋग्वेद का पाठ है 10वें मंडल में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त आपको मिलता है। द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास हैव बीन बेस्ड ऑन ऋग्वेद? ठीक है, ऋग्वेद में आपको क्या मिलेंगे? भगवानों के लिए दिए गए मंत्र, 1028 मंत्र आपको टोटल मिलते हैं इसके अंदर, कई सारे मंत्र आपको दिखेंगे। और सामवेद में क्या किया गया? सामवेद में इन्हीं मंत्रों का एक तरह से उनको पोएट्री की फॉर्म दे दी, मंत्रों को कैसे उच्चारण करना है, किस धुन में, किस लय में, किस ताल में, ये बताया गया है सामवेद में। तो सामवेद जो है 70% ऋग्वेद ही है, क्योंकि ऋग्वेद के मंत्र कैसे बोल रहे हैं ये बताया जाता है सामवेद में। तो सामवेद 70% ऋग्वेद ही है, तो सामवेद जो है ऋग्वेद का ही पार्ट है और ऋग्वेद से ही निकला हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड? मेसोलिथिक पीरियड सबसे पहले आपको दिखेगा पैलियोलिथिक पीरियड, फिर आपको मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। ठीक है, मेसोलिथिक में इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी? एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। नियोलिथिक में तो एग्रीकल्चर ही शुरू हो गया था। ठीक है, पैलियोलिथिक में हंटिंग और गैदरिंग, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से नोमैडिक लाइफ थी, इंसान भागता रहता था जानवर के पीछे। मेसोलिथिक के अंदर सेमी सेटल्ड लाइफ थी, सेमी नोमैडिक या सेमी सेटल्ड, यानी कि इंसान जानवरों के साथ जानवरों का इस्तेमाल करना सीख गया था अपने फायदे के लिए। और एग्रीकल्चर क्या थी? सेटल्ड लाइफ नियोलिथिक में। ठीक है,
तो यहाँ पर मीजोलिथिक पीरियड आपको जो दिखता है, इसकी इंपॉर्टेंट साइट है बागोर, जहाँ पर पता चलता है इंसान ने जानवरों का पालना शुरू कर दिया था मीजोलिथिक समय में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमनेंट ऑफ द 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड। भाई हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसकी वेस्टर्न साइड में यहाँ पर एक सीटाडेल यानी किले जैसी आकृति होती थी और बाकी शहर नॉर्मल बसा होता था। हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर आपको दिखेगा कि शहर के अंदर एक किला होता था, बाकी नॉर्मल शहर बसा होता था, यानी कि 2 पार्ट्स में शहर बसा होता था। एक ऐसा जगह है, एक ऐसी साइट है जो कि 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट में बसी हुई है, तो वो आपको कौन सी दिखेगी, वो है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ मिलेगी, गुजरात के अंदर, ठीक है। तो गुजरात के अंदर धोलावीरा मिलेगी, जो कि 2 नहीं बल्कि 3 लेवल्स में बसा हुआ एक हड़प्पन सिटी थी। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी। इंडिया की ओल्डेस्ट डायनेस्टीज में कौन सी है। गुप्ता काल 319 एडी के अंदर शुरुआत हुई थी। मौर्यन काल की शुरुआत लगभग 321 बीसी में हुई थी। वर्धना साम्राज्य जो है ये 7th सेंचुरी का आपको साम्राज्य दिखेगा, यानी गुप्ता के बाद कौन आते हैं, गुप्ता के बाद आते हैं वर्धन यानी कि हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का साम्राज्य शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद कुषाण साम्राज्य हमें दिखते हैं पोस्ट मौर्यन, मौर्यन काल के बाद, ठीक है। यानी कि लगभग आपको यहाँ पर 1st सेंचुरी एडी में, सॉरी बीसी में आपको कुषाण साम्राज्य देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पुराना देखें तो यहाँ पर मौर्य दिखता है, क्योंकि मौर्यन के बाद आए कुषाण, कुषाण के बाद आए गुप्ता, गुप्ता के बाद आए हर्षवर्धन की साम्राज्य, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, ठीक है। तो सबसे पुराना कौन है, मौर्यन साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर किताब लिखी गई थी विशाखा दत्त के द्वारा, मुदा राक्षसा। मुदा राक्षस किताब लिखी गई थी, किस समय में लिखी थी, गुप्ता काल के अंदर लिखी गई थी। गुप्ता काल के अंदर लिखी गई थी ये किताब, लेकिन इस किताब में यह बताया गया था कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध के शासक बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा बनते हैं, और वो उस समय के अंदर जो साम दाम दंड भेद उनको राजा बनाने के लिए लगाया गया था, उस सारी बातों का जिक्र विशाखा दत्ता का नाटक जो है मुदा राक्षस उसके अंदर पता चलता है, ठीक है। और क्या लिखा है विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त ने लिखा था देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम भी किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने। द सुल्तान्स ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। सबसे लंबे समय तक कौन से दिल्ली सल्तनत के कौन से साम्राज्य ने यहां पर शासन संभाला। खिलजी डायनेस्टी सबसे शॉर्टेस्ट समय तक रही, सबसे छोटा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का रहा है, और वो उसका समय रहा है 1290 से 1320, ठीक है, 30 साल, यानी कि टोटल मिला के सिर्फ 30 साल का शासन रहा है। लोधी साम्राज्य की अगर बात करें तो 1451 से 1526, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक का साम्राज्य इनका रहा है, यानी कि कुल मिला के 75 साल यहाँ पर संभाला है। स्लेव डायनेस्टी की बात करें, ममलूक साम्राज्य की अगर, तो 1206 से 1290, यानी कि लगभग 84 साल तक साम्राज्य रहा है। और उसके अलावा बात करें तुगलक साम्राज्य की, तो यहाँ पर इन्होंने साम्राज्य अपना लगाया है, संभाला है 1413 तक, 1320 से 1413 तक साम्राज्य संभाला तुगलक साम्राज्य ने, लगभग 93 ईयर्स, यानी कि सबसे लंबा जो साम्राज्य रहा है तुगलक डायनेस्टी का ही रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज आल्सो नोन एज, मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान भी कहा जाता था, और इन्हीं के नाम के ऊपर बाद में जौनपुर जो साम्राज्य था वो बसाया गया था, ठीक है। और आपको उत्तर प्रदेश के अंदर दिखेगा क्या, जौनपुर साम्राज्य, जिसको शर्की डायनेस्टी भी कहते थे, ठीक है, शर्की डायनेस्टी भी कहते थे, वो जौनपुर जौना खान के नाम पर ही आपको मिलेगा। द किंग्स ऑफ विजयनगर रूल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डीटी। कौन से भगवान या देवी देवता की तरफ से शासन को संभालते थे विजयनगर साम्राज्य के राजा, ऐसा कहते थे, तो वो आपको मिलेंगे वीरूपक्ष, ठीक है। वीरूपक्ष भगवान के बिहाफ पर विजयनगर एम्पायर में शासन संभालते थे कौन, विजयनगर एम्पायर के शासक। मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब, औरंगजेब के ज़माने में मुगल एम्पायर किस तरीके से डिवाइडेड था, कितने प्रोविंसेस में। तो मुगल एम्पायर में सबसे ऊपर आपको दिखेंगे जो प्रोविंसेस हैं यानी कि राज्य दिखेंगे, उनको कहते थे सूबा। सूबा के अंदर आपको दिखेंगे सरकार, सरकार के अंदर परागना, और फिर गांव, विलेज। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो टोटल कितने सूबे थे, कितने राज्य थे, 21 राज्य टोटल आपको औरंगजेब के ज़माने में देखने को मिलते हैं।
विच रेवेन्यू सिस्टम अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज द बंदोबस्त सिस्टम? बंदोबस्त सिस्टम इनमें से किस सिस्टम को कहा जाता था? अकबर के जमाने में चलता था जब्ती सिस्टम, और एक और था अकबर के जमाने में तोडरमल के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, वो था दहसाला सिस्टम। इसके अंदर पास्ट 10 ईयर की जो यील्ड होती थी फसलों की, उसका एवरेज निकालकर किसानों से क्या खरीदा जाता था, क्या लिया जाता था? रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। द ट्रिटी ऑफ बसीन 1802 वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड पेशवा। ठीक है, 1802 में ट्रिटी ऑफ बसीन साइन हुई थी। पेशवा लोगों ने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था इसके द्वारा। और ये किसके बीच में साइन हुई थी? ये अंग्रेजों और बाजी राव के बीच में साइन हुई थी। ट्रिटी ऑफ सलबाई 1782 में साइन हुई थी, जिसने कहा था अगले 20 साल तक कोई भी युद्ध नहीं होगा, पीस बना रहेगा। और बिल्कुल 20 साल बाद आपको देखने को मिलेगा कि युद्ध होता है और ट्रिटी ऑफ बसीन साइन होती है। हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? लखनऊ सेशन 1936 में, यहाँ पर लखनऊ में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था 1936 में, तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक ऑल इंडिया किसान सभा का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे इसके? इसके प्रेसिडेंट जो बने पहले वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। और जनरल सेक्रेटरी जो थे वो थे NG रंगा। जनरल सेक्रेटरी कौन थे? NG रंगा। और प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती। फ्रॉम विच एरिया द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड? सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म 19th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। आपको कौन इसमें दिखेंगे समाज सुधारक ज्यादातर? अगर आप देखें, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर 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 चंद विद्यासागर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, इस तरह के आपको लीडर्स उस समय देखने को मिलेंगे। ठीक है, केशव चंद्र सेन। ये आपको कहाँ से मिलेंगे, कौन सी जगह से? ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं बंगाल से। ये सभी समाज सुधारक शुरुआत में आते हैं। द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स, किसी भी सितारे का जो कलर है वो किस चीज को दर्शाता है? दूर से अगर किसी सितारे को देखेंगे, कोई रेड कलर का दिख रहा है, कोई व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, जब किसी स्टार में फ्यूल खत्म होने लगता है तो वो रेड कलर का हो जाता है और उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को दर्शाता है कलर। ठीक है, कलर टेम्परेचर को दर्शाता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर शेप, भाई ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं? तारामंडल। ठीक है, तारामंडल। और उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सौरमंडल, सॉरी, उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, इंग्लिश में उसको कहते हैं हम क्या? कॉन्स्टिलेशन। जैसे कि सप्तऋषि, सप्तऋषि अगर आप देखें तो इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये सप्तऋषि इस तरह से आपको आसमान में दिखता है, तो ये क्या है? कॉन्स्टिलेशन ही है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किससे पास नहीं करता है? तो मैप देखेंगे, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ से गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और फिर त्रिपुरा मिजोरम से गुजरता है। ठीक है, और पाकिस्तान से नहीं गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। द जेंटली स्लोपिंग अक्यूमुलेशन ऑफ कोर्स अलुवियम डिपॉजिट बाय द ब्रेडेड स्ट्रीम, भाई नदी जो एक जेंटल स्लोप पे जा रही है और जब वो अपने डिपॉजिट्स को वहां पर जमा कर देती है, अपने डेल्टा बनाती है, डिपॉजिट्स को जमा कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अलूवियल फैन। ठीक है, कहता है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो रिवर से क्या बनता है? कैनियन जो है, रिवर से बनता है घाटी। ठीक है, एक तरह से घाटी होती है, आपको रिवर में दिखेगी। ज़ुओजेन ये क्या है? ये विंड एक्शन से बनता है, बिल्कुल सही है। इंसलबर्ग, इंसलबर्ग कैसे बनता है? ये भी विंड एक्शन से ही बनता है, ना कि ग्लेशियर से। तो गलत तरीके से मैच क्या है? वो है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, मोरेन जो है, मोरेन क्या होते हैं? मान लीजिए कोई ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से जब पानी बाहर रिसके जाएगा, इस ग्लेशियर से रिसकर जब पानी बाहर जाएगा, तो ये बाहर जो पानी बहता हुआ जाएगा, ये अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थरों को इस तरह से जमा कर देगा। तो कंकड़ पत्थर ऐसे लाइन से जमा हो जाएंगे, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोरेन। और कैसे बनते हैं? ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर से जो पानी बहता है। ये आप देख सकते हैं इंसलबर्ग, या फिर इंसलबर्ग को मोनार्ड नॉक्स भी कहते हैं, मोनार्ड नॉक्स भी कहते हैं। और ये कैसे बनते हैं? जब किसी बहुत लंबे समय तक हवाओं से चट्टान का कटाव होता रहता है, तो होता क्या है? जो सॉफ्ट चट्टानें होती हैं वो कट जाती हैं, जो हार्ड चट्टान होती है वो बीच में इस तरह से अकेले एक आइलैंड की तरह बची रह जाती है, एक आइलैंड की तरह एक पूरे बड़े एरिया में बची रह जाती है। और ज़ुओजेन इस तरह की शेप में, लंबी इसकी शेप होती है, इस तरह से आपको मिलेगा। ये शेप जो आपको मिलेगी ये भी रेगिस्तान में विंड एक्शन से बनती है, ज़ुओजेन। ठीक है, चलिए। द परमानेंट विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द हॉर्स लैटिट्यूड टू द इक्वेटोरियल इज नोन एज, ये है अर्थ। अर्थ में ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है,
ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है कैप्रिकॉन। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस तरह से विंड बहती है, ये इस तरह से विंड, ये परमानेंट विंड्स है, इनको कहते हैं हम क्या, ट्रेड विंड्स। और ये एक तरह से ये जो सब ट्रॉपिक यहाँ पर आपको दिखेगा, ये जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन यहाँ पर हवा इस तरीके से बहती है। ये हाई प्रेशर बेल्ट जो है इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, ये हाई हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। और अगर आप देखें हवा यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब ये लो प्रेशर बेल्ट है, तो लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, फिर यहाँ पर बनेगी लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पर इस तरह से हवा चलती है, जिनको हम क्या कहते हैं, पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज, इनको कहते हैं क्या, वेस्टर्लीज। ठीक है, वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। कहता है कि हॉर्स लैटिट्यूड और इक्वेटर के बीच में जो हवा बह रही है, हॉर्स लैटिट्यूड ये रहा, इसके बीच में और इक्वेटर के बीच में जो हवा बह रही है, इनको क्या कहते हैं हम, ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो ये कैसे है, ये कैसी हैं, ये हैं ट्रेड विंड्स। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स हम इनको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट्स इज नॉट अ वार्म करंट, इनमें से कौन सा करंट जो है वार्म करंट नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कैनरी करंट जो है एक कोल्ड करंट है, यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा कैनरी करंट, ये क्या है, एक कोल्ड करंट है। और बाकी करंट आप इसमें पॉज करके देख सकते हैं, कई बार हमने इस पर क्वेश्चन लगाए हैं। ये सारे करंट आपको 100% याद होने चाहिए। कौन सा करंट वार्म है और कौन सा कोल्ड करंट है, ये आपको 100% पता होना चाहिए। कहता है सुप्रीम कोर्ट इनमें से कौन से कानून के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। तो जो सबसे पहला कानून ब्रिटिश लोगों ने बनाया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जिसके अंदर वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी 4 लोगों की। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था पहली बार। वॉरेन हेस्टिंग को पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था इसी एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। By which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? कौन से कानून के तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडिया में अंग्रेजों के ज़माने में, वो बजट डिस्कस करने की उसको पावर मिली, तो वो था सबसे पहले आप देखेंगे 1892। बजट पे आप क्या कर सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे। बजट पर आप डिस्कशन कर सकते थे, बजट पर आप डिस्कशन कर सकते थे, बजट पर वोटिंग नहीं कर सकते थे। बजट पर वोटिंग नहीं कर सकते थे, सिर्फ डिस्कशन ही कर सकते थे। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू भारत ने कहां से अडॉप्ट करा है और किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो विधायिका होती है, यानी कि लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगा, उस कानून को निरस्त करने की, उस कानून को एक तरह से, उस कानून को अबॉलिश करने की, जो एब्रोगेट करने की जो पावर है वो किसके पास है, उस कानून को निरस्त करने की पावर जुडिशरी के पास है। अगर वो कानून जायज़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जुडिशरी की नज़र में खरा नहीं उतरता है संवैधानिक मूल्यों के ऊपर, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के ऊपर, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और यूएस में ये आपको मिला, क्यों, क्योंकि यूएस के अंदर जुडिशियल पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है वहाँ के लेजिस्लेचर से। और यूके के अंदर क्या है, लेजिस्लेचर ज़्यादा पावर है, किससे पावरफुल है, जुडिशरी से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। द आइडिया ऑफ कंक्लूडिंग, जो इमरजेंसी के प्रोविजन है भारत में, वो कहाँ से लिए गए हैं। तो जर्मनी का वीमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कब रहा, 1919 से 1933 तक जर्मनी के अंदर जो सरकार थी उसको कहा जाता था वीमर रिपब्लिक। और इसमें इमरजेंसी जो प्रोविजन थे भारत ने संविधान में यहाँ से बोरो किए हैं, उधार में लिए हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्या, वीमर रिपब्लिक से लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि भाई कौन से राज्य कब बने थे, क्रोनोलॉजी के अंदर अरेंज कर दीजिए। ठीक है, कौन से राज्य कब बने थे, क्रोनोलॉजी में अरेंज कर दीजिए। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1956 के अंदर बना था। महाराष्ट्र 1960 के अंदर बना था, मतलब बॉम्बे को काट कर बनाया गया था गुजरात और महाराष्ट्र। नागालैंड 1963 के अंदर बना था। हरियाणा 1966 के अंदर बना था। तो क्रोनोलॉजी साफ एकदम दिख रही है। सही जवाब क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, सही जवाब है 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए पब्लिक प्लेसेस में उसको
कोई नहीं रोक सकता, सही बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति महामारी से ग्रस्त है तो उसको रोका जा सकता है। ये है एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी आपके फंडामेंटल राइट को भी कर्ब किया जा सकता है, उस पर कुछ रोक लगाई जा सकती है, उसे कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है कौन? भारत का जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, इस चीज को डिसाइड करती है। फंडामेंटल राइट में कोई भी बदलाव करने हैं, उससे जुड़े हुए कोई भी कानून, तो उसकी पावर किसके पास है? वो है पार्लियामेंट के पास। और कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है, किसमें? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार में। और कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है, ना ही प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो अंडर आर्टिकल 35 पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा सेशन। आई होप वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस लेनी हो स्ट्रैटेजी रिलेटेड, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मेल भी कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।